आखिरकार अपने सीएम फेस का ऐलान कर दिया है और यह ऐलान बहुत हैरान करने वाला नहीं था। सीएम फेस कौन होगा, इस पर भी लोगों को कोई संदेह नहीं था, पर इसकी घोषणा में हो रही देरी से गठबंधन पर सवाल उठ रहे थे। और अब गठबंधन ने आखिरकार जब तेजस्वी के नाम की आधिकारिक घोषणा की तो सियासत सुलग गई है। सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चुनाव की चाल आपको समझाएंगे। चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। हाय हाय ये मजबूरी, ये तेजू बना जरूरी। प्रारंभिक चरण चुनाव का पूरा हो चुका। तेजस्वी यादव महागठबंधन का चेहरा होंगे। अब तक जिस सवाल पर महागठबंधन को सबसे ज्यादा घेरा जा रहा था, उसका जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे दिया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने महागठबंधन की संयुक्त पीसी में ये साफ कर दिया कि अगर महागठबंधन चुनाव जीता तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे। इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में। और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एनडीए का हमला और भी तेज हो गया है। प्रारंभिक चरण चुनाव का पूरा हो चुका। रूठे हुए बबुआ को लॉलीपॉप थमाया गया, जिनके नेतृत्व में 2019 का लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन ने शानदार पराजय हासिल किया। दमदार पराजय 2024 में उनको नेता घोषित किया जा रहा है, जिन पर विभिन्न आपराधिक और आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप हो। सीएम फेस को लेकर अब तक सवालों का सामना कर रहे महागठबंधन ने तेजस्वी के नाम का ऐलान तो कर दिया, पर इससे सियासत थमने की जगह और सुलग गई। अब विरोधी कांग्रेस के स्टैंड और गठबंधन के कोऑर्डिनेशन को लेकर तंज कस रहे हैं। पटना से संवाददाता संजय कुमार, अमित कुमार और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चाल को समझिए, तेजस्वी यादव के सीएम फेस बनने से फायदा या नुकसान आपको समझाते हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की शुरू से ही ये चाहत रही है कि चुनाव से पहले महागठबंधन के अंदर सीएम फेस घोषित हो और तेजस्वी यादव को ही सीएम फेस बनाया जाए। लेकिन कांग्रेस लगातार चेहरे के सवाल को टालती रही। कभी कांग्रेस के नेता तेजस्वी के चेहरे को लेकर पूछे गए सवाल पर गोलमोल जवाब देते और कभी चुनाव के बाद चेहरे चुनने की बात कहते थे। लेकिन आखिरकार 23 अक्टूबर को महागठबंधन के सभी दलों ने मिलकर यह ऐलान किया कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम फेस होंगे, जबकि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम का चेहरा होंगे। अब आप चुनाव की चाल तो समझिए। चुनाव की चाल समझने वाली बात यह है कि तेजस्वी यादव के सीएम फेस बनने से क्या फायदा और क्या नुकसान होगा, इसे आपको समझाते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव को चेहरा बनाने से फायदा ये होगा कि महागठबंधन के कार्यकर्ता उत्साहित हो जाएंगे, लेकिन दूसरी ओर नुकसान ये होगा कि आरजेडी के मुस्लिम यादव समीकरण से नाराज लोग एकजुट हो जाएंगे। तेजस्वी के महागठबंधन का सीएम फेस घोषित होने 2020 की तरह युवाओं का झुकाव उनकी तरफ हो सकता है, लेकिन इसका बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि लालू परिवार के शासन से नाराज लोग एकजुट हो सकते हैं। इसके बाद तेजस्वी के चेहरा घोषित होने के बाद एनडीए के नीतीश कुमार से मुकाबले के लिए महागठबंधन को चेहरा मिल गया, लेकिन तेजस्वी का नाम आगे आने से आरजेडी ही नहीं बल्कि पूरे महागठबंधन को परिवारवाद के आरोप फिर झेलना पड़ेगा। तेजस्वी यादव के चेहरा बनने के बाद तेजस्वी को युवा सोच बताकर बिहार बदलने की बात तो होगी, तो दूसरी ओर एनडीए को जंगल राज को मुद्दा बनाने का एक मौका मिल जाएगा। हालांकि ये नफा नुकसान कितना होता है और कितना फायदा महागठबंधन को पहुंचता है, ये तो नतीजे ही बताएंगे। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। महागठबंधन के दलों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव को बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम फेस घोषित कर दिया, लेकिन एसआईआर के विरोध में तेजस्वी के साथ यात्रा पर निकले राहुल गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं शामिल हुए।
यही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जो बैकग्राउंड तैयार किया गया था उसमें भी सिर्फ तेजस्वी यादव की ही तस्वीर थी। राहुल गांधी की तस्वीर उस पोस्टर में भी नहीं थी। अब बीजेपी के नेता सवाल पूछ रहे हैं कि तेजस्वी को जब चेहरा घोषित किया जा रहा था तब राहुल गांधी वहां मौजूद क्यों नहीं थे। सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चुनाव की चाल आपको समझाएंगे। चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। आखिरकार 23 अक्टूबर को महागठबंधन की साझा पीसी हो ही गई। महागठबंधन के नेता एक साथ दिख ही गए और तेजस्वी यादव को महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना ही दिया गया। लेकिन तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करते समय न तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मौजूद रहे, न ही इस साझा पीसी के लिए तैयार किए गए मंच पर राहुल गांधी की तस्वीर ही दिखी। अब बीजेपी के नेता सवाल पूछ रहे हैं कि एसआईआर के विरोध में तेजस्वी के साथ यात्रा पर निकले राहुल गांधी तेजस्वी के नाम के ऐलान के वक्त क्यों नहीं थे। इस ठगबंधन के लोग कल भी एक दूसरे के लिए बेईमान थे और आज भी एक दूसरे के लिए बेईमान हैं। आज जो घोषणा हुई है वो तो मजबूरी में की गई घोषणा है, एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला। बीजेपी के आरोप का जवाब कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कुछ इस अंदाज में दिया, सुनिए। क्या ये जरूरी है कि पार्टी के हर कार्यक्रम के लिए राहुल गांधी जी ही पटना आए? किसी दूसरी पार्टी में भी ऐसा होता है क्या कि प्रदेश स्तर का कोई कार्यक्रम हो उसमें सारे राष्ट्रीय नेता वहां पहुंच जाए? इस प्रश्न का कोई मतलब ही नहीं है भाई। बिहार चुनाव की चर्चा शुरू होने से लेकर अब तक न जाने कितनी बार कांग्रेस नेताओं से ये सवाल हुआ कि क्या महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ही नहीं, राहुल गांधी तक इस सवाल को गोल मोल घुमाते रहे। लेकिन आखिरकार पहले फेज के मतदान से चंद दिन पहले तेजस्वी यादव सीएम फेस घोषित कर दिए गए, लेकिन राहुल गांधी इस मौके पर मौजूद नहीं रहे। अब विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि न चाहते हुए भी आरजेडी के दबाव में कांग्रेस को तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ा है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब आपको चुनाव की चाल समझाते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव को सीएम फेस बताने राहुल गांधी क्यों नहीं आए, इसको समझने के पहले पूरे घटनाक्रम को समझना होगा। जल्दी से आपको बताते हैं कि क्या क्या हुआ। देखिए, 23 अक्टूबर 2025 यानी कि आज महागठबंधन की साझा पीसी हुई। तेजस्वी यादव को इसमें सीएम उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन महागठबंधन के उस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने राहुल गांधी नहीं पहुंचे थे। अब बीजेपी का कांग्रेस से सवाल है कि तेजस्वी यादव को सीएम फेस बताने के लिए राहुल गांधी बिहार क्यों नहीं आए। चुनाव की चाल तो समझिए। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि मजबूरी में कांग्रेस ने तेजस्वी को सीएम फेस माना है। ये भी कह रहे हैं कि आरजेडी के दबाव में कांग्रेस ने फिर से घुटने टेक दिए हैं। अब आपको चुनाव की चाल समझाते हैं। मजबूरी में तेजस्वी को चेहरा मानने की बात आखिर क्यों कही जा रही है। देखिए, अब तक कांग्रेस चेहरे के सवाल को टालती रही। राहुल गांधी ने भी तेजस्वी यादव पर पूछे गए सवाल को घुमा दिया था। फिर कांग्रेस के बिहार चुनाव प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी यही कहते रहे कि चुनाव हो जाएगा, उसके बाद चेहरा तय किया जाएगा। वोटिंग से कुछ दिनों पहले अब तेजस्वी यादव को चेहरा बताया गया है और तेजस्वी यादव के नाम के ऐलान के समय राहुल गांधी मौजूद नहीं थे। चुनाव की चाल तो समझिए। आखिरकार तेजस्वी यादव को चेहरा क्यों घोषित किया गया। तो पहले फेज के मतदान में अब महज कुछ ही दिन बाकी है। 6 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग होनी है। एनडीए के नेता लगातार रैली पर रैली कर रहे हैं। 24 अक्टूबर को मोदी नीतीश एक साथ रैली करेंगे। महागठबंधन में अभी भी कई सीटों पर लेकिन पेंच फंसा हुआ है। महागठबंधन के कार्यकर्ता कंफ्यूजन की स्थिति में थे और अब तक महागठबंधन का प्रचार भी शुरू नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव को चेहरा बनाने के बाद एकजुटता की बात होगी और जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच एकजुटता का संदेश देने की कोशिश होगी। बढ़ते आगे, क्योंकि देखिए अभी चेहरे को लेकर के पूरे बिहार में बातचीत काफी ज्यादा हो रही है और खास तौर पर तेजस्वी यादव के सीएम फेस को लेकर के सवाल कई पूछे जा रहे थे, लेकिन आज उन सभी सवालों का जवाब दे दिया गया और तेजस्वी यादव को सीएम प्रोजेक्ट कर दिया गया। लेकिन अभी भी एनडीए की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर इसमें राहुल गांधी मौजूद क्यों नहीं थे।
इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महागठबंधन से तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाए जाने के बाद सियासत सुलगी हुई है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। संजय झा ने साफ किया एनडीए के सीएम उम्मीदवार नीतीश कुमार हैं और बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। संजय झा ने कहा तेजस्वी यादव घोटाले में चार्जशीटेड है। संजय झा से बात की है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। आज महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को महागठबंधन का चेहरा घोषित कर दिया और उधर से बार बार चुनौती दी जा रही है कि भाई एनडीए के चेहरा कौन होंगे, इसकी घोषणा कीजिए। एक तो मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी है नहीं, और जहाँ तक हम लोगों का चेहरा का बात है तो नीतीश कुमार जी के चेहरे पे हम लोग चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। कौन चेहरा होगा तो चेहरा नीतीश कुमार है, वो तो बार बार हम लोग बोल रहे हैं। लेकिन इशू वो नहीं है। इशू वो है कि जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप है, कोर्ट माना है कि रेलवे घोटाला में इनको कोर्ट में डेली जाके हाजिरी देनी है, और वो मुख्यमंत्री पद के दावा कांग्रेस उनको अनाउंस कर रहा है। कांग्रेस खुद भ्रष्टाचारी पार्टी है और परिवारवाद वाली पार्टी है। तो एक राष्ट्रीय परिवारवाद वाली पार्टी एक क्षेत्रीय परिवारवादी पार्टी को घोषित कर रहा है कि ये मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे। महागठबंधन जमीन पे छितराया हुआ है, कोई अलायंस इनके बीच में नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनको चुनाव रिजल्ट मालूम है क्या होने वाला है, इसलिए कुछ भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं और कुछ भी जा कर के बोल रहे हैं। जहाँ तक हम लोग जो घूम रहे हैं मुख्यमंत्री जी के साथ, बहुत बड़ा जन समर्थन एनडीए को मिल रहा है और मुझे लगता है कि ये लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ ये चुनाव जा रहा है, जो हम लोग घूम करके देख रहे हैं। आप मुझे बताइए, अभी चुनाव तो शुरू ही हुआ है और ये लोग आपस में पोर्टफोलियो बांट रहे हैं, मंत्रिमंडल का बंटवारा करना शुरू कर दिए। मंत्रिमंडल इनका स्वार्थ से भरा हुआ पूरा अलायंस। इसमें सर एक महत्वपूर्ण बात ये भी हुई कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित किया। वही मैं कह रहा हूँ कि अभी तो चुनाव का कैंपेन शुरू हुआ है, ये लोग मंत्रिमंडल का बंटवारा आपस में शुरू कर दिए, जो कभी होना नहीं है, जो कभी होना नहीं है इनको। तो इसलिए क्योंकि इनके बिहार के जनता से कोई मतलब नहीं है। तो ये था मतलब जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। महागठबंधन ने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित कर दिया। अब बीजेपी के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं कि 2.5% आबादी वाले मल्लाह जाति के मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बना दिया, लेकिन क्या 18% वाला मुस्लिम समाज सिर्फ वोट बैंक बनने के लिए है? आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चुनाव की चाल आपको समझाएंगे। संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथी। आज 3% के लोग जो है डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। 18% आबादी अर्थात मुस्लिम आबादी के लिए और कुछ नहीं हो सकता। डिप्टी सीएम एक अति पिछड़ा मल्लाह का बेटा मुकेश सहनी होंगे, तो ये हमारे खुशी का पल है। महागठबंधन के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव को सीएम फेस और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित कर दिया। इस ऐलान ने मुकेश सहनी की बाँछें खिला दी। 1 नंबर का कुर्सी पर तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री के तौर पे रहेंगे और दूसरा अगर कुर्सी होगा तो डिप्टी सीएम एक अति पिछड़ा मल्लाह का बेटा मुकेश सहनी होंगे, तो ये हमारे खुशी का पल है। एक ओर महागठबंधन के इस ऐलान से मुकेश सहनी गदगद हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए। क्या मुसलमानों की कोई अहमियत नहीं है बिहार में? क्या मुसलमानों की कोई राजनीतिक भागीदारी नहीं रहेगी बिहार के अंदर? क्योंकि 18% का मुसलमान जो पूरी तरह से आरजेडी का वोट बैंक माना जाता है, जिसने लगातार आरजेडी को सत्ता में पहुंचाने का काम किया, आज 3% के लोग जो है डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। 18% से कम के लोग जो है सीएम बनने जा रहे हैं, अपने आप को घोषणा कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान समाज की कोई भागीदारी नहीं। तो बीजेपी नेताओं का कहना है कि 2.5% आबादी वाले मल्लाह जाति के मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बना दिया, लेकिन क्या 18% वाला मुस्लिम समाज सिर्फ वोट बैंक बनने के लिए है? अब मुस्लिम वर्ग के लोगों को सोचना है
इस्लाम को मानने वाले लोगों को सोचना है कि ये 18% आबादी आखिर कब तक बंधुआ मजदूर बन के राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहे। फिलहाल तो ये सवाल बीजेपी नेताओं ने खड़ा किया है, लेकिन चुनाव से पहले मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद करीब 18% वाले मुस्लिम महागठबंधन से पूछ सकते हैं कि हमारा डिप्टी सीएम उम्मीदवार क्यों नहीं। आरजेडी के नेता मुसलमानों को अपना वोट बैंक मानते हैं, लेकिन जब पद देने की बारी आती है तो क्यों भूल जाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार, अमित कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब चुनाव की चाल को समझते हैं। देखिए, महागठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन का सीएम और डिप्टी सीएम का फेस घोषित कर दिया है। तेजस्वी यादव सीएम फेस बनाए गए तो मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम पद का उम्मीदवार बताया गया। वहीं यह भी कहा गया कि सरकार बनी तो एक और डिप्टी सीएम हो सकता है, लेकिन उसके नाम का ऐलान चुनाव के बाद होगा। ये सबको पता है कि तेजस्वी यादव जाति से आते हैं, जबकि मुकेश सहनी का निषाद या कहें कि वो मल्लाह जाति से संबंध रखते हैं। अब महागठबंधन के इस ऐलान पर बीजेपी और AIMIM के नेता सवाल उठा रहे हैं। इनका सवाल ये है कि 2.6% आबादी वाले मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा बनाया गया, तो फिर 18% मुसलमानों को इसमें हिस्सेदारी क्यों नहीं। अब ये जान लीजिए कि किसकी कितनी आबादी है। तो जातिगत गणना के आंकड़ों के अनुसार बिहार में यादव जाति की आबादी 14.27% है। मल्लाह यानी निषाद समाज के लोगों की आबादी 2.6% है, जबकि मुसलमानों की आबादी 17.7% यानी करीब 18% है। अब आप चुनाव की चाल तो समझिए। आरजेडी को MY समीकरण वाली पार्टी माना जाता है। MY मतलब मुसलमान और यादव। मुसलमानों को आरजेडी का एक बेस वोट माना जाता है। ये कहा जाता है कि ये वोट बैंक बिल्कुल आरजेडी से ही जुड़ा रहता है। यादव के साथ मिलकर मुसलमान आरजेडी को मजबूत करते हैं। अब AIMIM के नेता ये सवाल पूछ रहे हैं कि बिहार के 18% मुसलमानों की हिस्सेदारी कहां है। क्या मुसलमान सिर्फ कांग्रेस आरजेडी को वोट देने के लिए हैं? मुसलमानों का वोट लेते हैं, लीडरशिप क्यों नहीं देते हैं? सवाल ये भी पूछा जा रहा है, क्यों नहीं किसी मुसलमान को डिप्टी सीएम का फेस बनाया गया। अब इस पूरे सवाल जवाब को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। जीविका दीदियों के लिए तेजस्वी यादव के बड़े वादे पर अब सियासत शुरू हो गई है। सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट करके जीविका दीदियों की कामयाबी की कहानी बताकर तेजस्वी यादव को करारा जवाब दे दिया है। सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, तो चुनाव की चाल आपको समझाएंगे। इस ब्याह के सरकार में हम लोग को इतना आरक्षण मिला है कि आगे बढ़ के हम लोग घर से बाहर निकले हैं, कुछ कर सकते हैं। सुना आपने सीएम नीतीश कुमार के वादे पर जीविका दीदियों को कितना भरोसा है। सीएम नीतीश कुमार जहां भी जाते हैं, सभा में सबसे आगे महिलाएं दिखती हैं। वो महिलाएं जिनके चेहरे पर खुशियां और भरपूर आत्मविश्वास है। ये महिलाएं नीतीश कुमार के 22 साल की कामयाबी की कहानी कहती हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ने चुनावी मौसम में जीविका दीदियों को 30,000 रुपए हर महीने देने का वादा कर दिया है। जीविका दीदियों के लिए तेजस्वी यादव के बड़े वादे के जवाब में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने मुजफ्फरपुर की जीविका दीदियों की सफलता की कहानी को बताया है। सीएम ने लिखा है कि मुजफ्फरपुर की जीविका दीदियां सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। 44 जीविका दीदियों का एक समूह क्लाउड किचन चलाता है, जिसका सालाना टर्नओवर 3 करोड़ रुपए और 50 लाख रुपए मुनाफा होता है। इतना ही नहीं, इससे सरकार को भी 15 लाख रुपए टैक्स मिल रहा है। सीएम ने लिखा है कि जीविका दीदियों के नाम पर ये लोग परिवार की आजीविका तलाश रहे हैं और आधी आबादी के लिए चांद तारे तोड़ लाने की बात कर रहे हैं। बिहार की जनता ने इन लोगों को भी मौका दिया, लेकिन इनका ध्यान जनता की सेवा से ज्यादा मेवा खाने पर लगा था। तेजस्वी के वादों के जवाब में नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों की कामयाबी की कहानी बताकर ये साफ कर दिया, केवल उनकी सरकार में जीविका दीदियां सशक्त हुई हैं। सीएम नीतीश कुमार को जीविका दीदियों पर तेजस्वी की सलाह नहीं चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ भागलपुर से विकास कुमार की रिपोर्ट।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।